समझ रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है जी। लेकिन संविधान को लिखने वाले खुद पहले दिन ही जब संविधान दे रहे थे जी, वो उसी दिन से संविधान को खतरे में मान रहे थे। उनको कह तो रहे सबके संविधान खतरे में है। अरे भाई, जब आपको ये पता संविधान खतरे में है तो आपने आंदोलन क्यों नहीं चलाया? बीजेपी तो 2014 से सत्ता में है, आपने 15 में आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया संविधान? लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये संविधान जा रहा है, अगर वो लोग सही हुए तो वो उसमें उसको सुधार भी कर सकते हैं। यानी इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। लेकिन कुछ लोग इस देश को हिंदुस्तान 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 बोलते हैं। उन स्कूलों में खिचड़ी का कार्यक्रम शुरू किया ताकि जो बच्चे कायदा किताब और तख्ती लेकर आते थे वो कटोरा और चम्मच भी लेकर खाने लगे। यानी उनको धीरे धीरे भीख मांगने की ट्रेनिंग। फैसला हुए 11 साल हो गए, आज भी जनता को पता नहीं है कि मशीन के खिलाफ फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। आज भी लोगों को इतना गुमराह किया जा रहा देश। ये जो आपके बराबर में फोटो है, ये 30 जून 2014 ये सहारनपुर का फोटो है और ये उसका फोटो है। और इस कार्यक्रम का नाम था संविधान बचाओ देश बचाओ। उस समय आपका चैनल नहीं था जी, ये पत्रिका थी जहां तक मुझे जानकारी है। आपकी पत्रिका ने इस पे 4 पेज लिखे थे। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी स्टोरी दी थी हम लोग। शहर में एक बड़ी विशाल रैली रखी। ये संपन्न ये उसका फोटो है जी। सकता और ना आरक्षण के बारे में भी ये गलत जानकारी दे रहे थे, ना आरक्षण को कोई हटा सकता। और राजरत्न बाबा साहब अम्बेडकर का पोता ही नहीं है। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं जो काशीराम जी ने किताब लिखी चमचा युग, उसे पढ़ लो। जो बाबा साहब के साथ हुआ कि बाबा साहब हमारे रियल लीडर थे, लेकिन उस समय मीडिया ने किसी और को रियल लीडर दिखाया। कि किसी महिला को कोई अधिकार नहीं था, महिला चाहे ब्राह्मण के घर की थी या बनिया के घर की थी या राजपूत, किसी महिला को कोई अधिकार नहीं था। एक इनका आंदोलन था, इनके स्वर्गवास इनके जाने के बाद इस दुनिया से उस आंदोलन की कमान बाबा साहब ने अपने कंधों पर ली। जरूरी है इस देश में सबकी गिनती कर रही, शेर कम हो गए। देश के प्रधानमंत्री जी शेर छुड़वा दिए भाई, शेर कम होगी। लेकिन जातीय जनगणना नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये संविधान को खतरा क्या है आखिर? देखिए, सुरक्षित कैसे है? सवाल ये कि संविधान की सुरक्षा में भेद क्या हो सकता था। अब उससे फिर 12 घंटे काम लिया जाएगा और 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये संविधान ही तो खत्म हो रहा है। बड़ा परिवर्तन होंगे। ठीक है, संविधान के नाम पर ये देश की जनता का वोट ले लेंगे क्योंकि ये हमारी देश की जनता का तो हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है और पर्शियन भाषा में हिंदू का मतलब गुलाम होता है। तो ये लोग इस देश को जब कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये इसे गुलाम राष्ट्र बनाना हो सकती। वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके जब आदमी बयान दे रहा, फिर इसको आप व्यक्तिगत नहीं कह सकते। इस्तीफा दो, उसके बाद माओ मैदान में बोलो जो बोलना है। लोकसभा का 5वां चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव अग्रिम चरणों की ओर अब बढ़ रहा है। मोदी जी ने चुनाव का आगाज 400 पार से किया था, तो वहीं विपक्ष ने संविधान बचाओ के नारे को ढाल बनाते हुए जनता के बीच में आने का कार्य किया था। विपक्ष पूरी तरह से संविधान बचाओ के नारे को लेकर अग्रिम चुनाव की ओर बढ़ रहा है। कहा जाए कि सभी चरणों में जैसे संविधान की बात या संविधान की इस बात को लेकर के जैसे संविधान खतरे में है, संविधान कैसे बचाया जाएगा, जनता के बीच जा रहा है। दलित शोषित तमाम लोग उस पर ध्यान भी दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे संविधान बचाने की क्या वास्तव में आज जरूरत है। संविधान विशेषज्ञ या पूर्व मंत्री विनोद तेजानी जी हमारे साथ में है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे क्या संविधान वास्तव में खतरे में है या कैसे देखते हैं संविधान को लेकर, क्या किस तरह के बचाव की या असुरक्षित हाथों में आज संविधान है। तो विनोद तेजानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। धन्यवाद बहुत बहुत अनुषी जी। जिस तरह से विपक्ष ने जो ढाल बनाने का कार्य किया, संविधान राहुल गांधी जी तो संविधान को हाथ में लेके जो बात करते हैं कि यार संविधान बचाने की जरूरत है, संविधान के नाम पे वोट या संविधान जो है खतरे में है। क्या ऐसा लग रहा है कि जो संविधान वास्तव में या किस तरह का संविधान पर कोई खतरा मंडरा रहा है या असुरक्षित हाथों में संविधान आज दिखाई दे रहा है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ कि इन लोगों की समझ में ये बात आ गई, भले ही ये राजनीतिक रूप से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हो। मैं ये कह सकता हूं कि संविधान आज ही खतरे में नहीं है। संविधान तो पिछले 74 सालों से ही गलत हाथों में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, जो संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। 7 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य थे, जिसमें से बाबा साहब इसके चेयरमैन थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन जिस व्यक्ति को इसको लिखने में लगे हों,
26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हुआ और उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह संविधान दिया, तो जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो बाबा साहब बोले, जब संविधान उन्होंने इन लोगों के हाथ में दिया तो बाबा साहब ने कहा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन संविधान को लिखने वाले खुद पहले दिन ही जब संविधान दे रहे थे वो उसी दिन से संविधान को खतरे में मान रहे थे। उनको शंका थी कि ये लोग इसको लागू नहीं करेंगे। तो जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो बाबा साहब का भाषण है, तो बाबा साहब कहते हैं कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन जिन लोगों को के हाथों में ये संविधान जा रहा है अगर वो अच्छे ना हुए तो फिर संविधान भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमने मेहनत की है, अगर कहीं कोई चूक भी हो गई, लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये संविधान जा रहा है अगर वो लोग सही हुए तो वो उसमें उसको सुधार भी कर सकते हैं। यानी बाबा साहब को पहले दिन ही ये शंका थी कि संविधान जो है वो सही लोगों के हाथ में नहीं जा रहा है। हमारे लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि ये केवल और केवल राजनीतिक बात हो रही है, ये केवल बदनाम करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि संविधान का सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से दिल्ली में केंद्र सरकार में जिन लोगों की सत्ता रही उन्होंने संविधान का को सही तरीके से देश में लागू ही नहीं किया। यानी बाबा साहब की वो शंका 26 नवंबर 1949 को जो उन्होंने व्यक्त की थी वो सही साबित हुई। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी जो हमारा देश है ये भारत, ये इंडिया जो है इसका नाम भारत होगा, यानी इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। लेकिन कुछ लोग इस देश को हिंदुस्तान 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 बोलते हैं, जबकि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब नॉट हिंदुस्तान। तो ये संविधान की पहली लाइन ही नहीं, पहली धारा ही नहीं इन लोगों ने इस देश में फेल कर रखी। कहां संविधान देश में लागू हुआ? देश के अंदर संविधान सभा 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था भारत का संविधान करता है कि बच्चा चाहे किसी का भी हो 14 साल तक उसको पढ़ाने की और उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी, भारत सरकार की होगी, राज्य सरकारों की होगी। लेकिन हमारे देश में संविधान के बाद जो स्कूल बनने शुरू हुए, जिन लोगों के हाथ में ये संविधान था उन लोगों ने उन स्कूलों में खिचड़ी का कार्यक्रम शुरू किया ताकि जो बच्चे कायदा किताब और तख्ती लेकर आते थे वो कटोरा और चम्मच भी लेकर खाने लगे। यानी उनको धीरे धीरे भीख मांगने की ट्रेनिंग और खाना बनाने में और खाना खिलाने में ही समय बर्बाद हो जाए, पढ़ाई ना हो। इधर हुआ। दूसरा, बराबर में उन्होंने प्राइवेट स्कूल शुरू किए और स्लो पाइजन की तरह हर साल उनकी फीस बढ़ानी शुरू की ताकि भारत का आम आदमी का बच्चा जो है वो शिक्षा से दूर हो जाए। जबकि भारत का संविधान तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहा है, तो ये संविधान ही तो हट रहा है। तो मेरा आपको ये कहना है कि आज जो जिस चुनाव के दृष्टिकोण से आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में और ये इस पे बातचीत हो रही है, मेरा ये इसमें ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज राजनीति के तहत जो लोग ये बात कर रहे हैं, काश यही लोग अगर इस देश में इकट्ठे होकर कह तो रहे सबके संविधान खतरे में है। अरे भाई, जब आपको ये पता संविधान खतरे में है तो आपने आंदोलन क्यों नहीं चलाया? बीजेपी तो 2014 से सत्ता में है, आपने 15 में आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया संविधान को बचाने का? आपने 16 में क्यों नहीं किया? आपने 17 में क्यों नहीं किया? 18 में क्यों नहीं किया? 19 में क्यों नहीं किया? अब भी चुनाव के दौरान बोल रहे हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और उस दंगे के बाद काशीराम साहब ये कहते थे कि देश में जब भी दंगे होंगे तो ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि दंगे और आतंकवादी घटनाएं ये बड़ी प्लानिंग करके संघ के लोग प्रायोजित करते हैं, आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, फिर ध्रुवीकरण होता है। तो ध्रुवीकरण से जो लोग करवाते हैं उनको लाभ होता है, इसलिए तो वो घटना को करवा रहे ताकि उनको लाभ हो। तो जब 13 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो हम लोग और हमारे कहना चाह रहे हैं कि प्रायोजित दंगे थे, प्रायोजित थे, सारा मामला प्रायोजित था। मतलब इस बात को विनोद तेजान विद आधार प्रूफ के आधार पर कह रहे हैं या केवल? जी,
नहीं नहीं, ये सब प्रायोजित था मामला। जब इस पर खुल करके बात होगी तो इसको भी साबित कर देंगे। हालांकि हमारा विषय दंगा नहीं है। हाँ, हमारा विषय वो नहीं है। मैं पूरे उसके बता रहा हूँ कि जितने भी देश में दंगे होते हैं, देश में 74 साल में 70,000 से ज्यादा दंगे हो गए। 74 साल की आजादी में दंगे होते नहीं है, कराए जाते हैं। और जो इनको कराता है वो उसका राजनीतिक लाभ लेता है। तो हम लोगों ने भाईचारा कायम करने के लिए मुजफ्फरनगर के बराबर के ही एक शहर में, सहारनपुर में 26 नवंबर 2013 को ही एक भाईचारा सम्मेलन रखा और उसका टाइटल ही संविधान था। और उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कार्यक्रम का संयोजक मैं था और मैंने अरुण कुमार यादव, जो एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी के अखबार के ब्यूरो के चीफ थे, अरुण कुमार यादव दिल्ली से, वो उस कार्यक्रम में बोलने आए। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम उस कार्यक्रम में पहली बार बोलने आए और 2-3 जज और संविधान के एक्सपर्ट उस कार्यक्रम में बोलने आए। और उस कार्यक्रम का सारी सीडी वीडियो हमारे पास मौजूद है। पूरी चर्चा संविधान को लेकर हुई। 2013 की बात कर रहा हूं मैं। फिर चुनाव की घोषणा हो जाती है। चुनाव के बाद उत्तर देश के अंदर ईवीएम मशीन के माध्यम से मोदी सरकार लाई जाती है। ईवीएम मशीन के माध्यम से, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। 8 अक्टूबर 2013 को 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मशीन का बटन दबा देना फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं है, यानी मशीन पर सवालिया निशान। लेकिन देश के प्रिंट मीडिया ने भारत की जनता को यह फैसला नहीं बताया, अखबारों में नहीं छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को नहीं दिखाया। आज 24 चल रहा, फैसला हुए 11 साल हो गए, आज भी जनता को पता नहीं है कि मशीन के खिलाफ फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। आज भी लोगों को इतना गुमराह किया जा रहा देश में। और 14 में इस मशीन का इस्तेमाल करके मोदी सरकार आ जाती है। तो ये सरकार जिस तरह से आई, तो हम लोगों को, हमारी टीम को, बहुत सारे लोग थे, ये लगा कि भाई संविधान को तो 100% खतरा मंडराएगा और जब संविधान खत्म हो जाएगा उस समय हम क्या करेंगे, तो तैयारी अभी से शुरू करो। तो ये जो आपके बराबर में फोटो है, ये 30 जून 2014, ये सहारनपुर का फोटो है। 30 जून 2014 को हमने सहारनपुर के नागल कस्बे में बाबा साहब के पड़पोते राजरतन अंबेडकर को मुख्य अतिथि बनाते हुए एक कार्यक्रम रखा और ये उसका फोटो है। और इस कार्यक्रम का नाम था संविधान बचाओ देश बचाओ। मतलब जो काम आज हो रहा है, विपक्ष आज कर रहा है चुनाव में लाभ लेने के लिए, वो काम आपने 2013 सहारनपुर से शुरुआत कर दी। मैं विद प्रूफ आपको बता रहा हूं, ये फोटो 30 जून 2014 का है। और आपकी पत्रिका ने, आपकी पत्रिका उस समय आती थी, इसको पूरे को आपने कवर किया था। नहीं, ग्लोब दर्पण तो अभी भी आ रही है, उस समय आपका चैनल नहीं था। जी जी, ये पत्रिका थी जहां तक मुझे जानकारी है। तो अगर मैं इसको खोल करके दिखा दूं सोशल मीडिया पर, तो आपकी पत्रिका ने इस पे 4 पेज लिखे थे। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी स्टोरी दी थी हम लोग, बहुत बड़ी स्टोरी आपकी तरफ से आई थी। एक शब्द उसमें जी आपको वजन रखा था, संविधान बचाओ को लेकर। हाँ, संविधान बचाओ को लेकर आपने की थी सर। हाँ, सही कह रहे आप। तो ये और इस तरीके की पूरे देश में 100 जनसभाएं हम लोगों ने की। कहीं कोई 151 का केस नहीं हुआ, कहीं कोई मुकदमा नहीं हुआ, किसी को एक थप्पड़ नहीं लगा। शांतिपूर्ण तरीके से परमिशन ले करके सहारनपुर से शुरू किया था और पाकिस्तान के बॉर्डर शहर का नाम है मुक्तसर। आखिरी सभा वहां हुई पंजाब में 2014 से स्टार्टिंग हुई, 13 से स्टार्टिंग हुई। 2017 में उत्तराखंड के रुड़की शहर में एक बड़ी विशाल रैली रखी। ये संपन्न, ये उसका फोटो है जी। ठीक है जी। और 2021 में माननीय राजरतन अंबेडकर और जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उस समय ये सांसद थे जी। तो इनकी लोकसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ देश बचाओ रैली हुई जी। और उस रैली को करने के लिए जब हम लोग गए, तैयारी चल रही थी, तो खुद इन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में आ रहे हो तो, और हमें नहीं बुलाया। तो तब राजरतन जी ने इनको भी उसमें अतिथि रखा। विनोद तेजाजी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब बैठे बैठे आपने मुद्दा दे दिया इन लोगों को? नहीं, मुद्दा नहीं दिया। संविधान बचाने की शुरुआत तो आपने की, बुनाव उन्होंने लिया। तो आप तो ये कहना चाह रहे थे? मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, ये साबित हो रहा है अपने आप में। आपका मुद्दा चाह रहा हूँ, आपका मुद्दा, सवाल कुछ और है। आपका मुद्दा विपक्ष को वोट दिला रहा है। मैं ये कह रहा हूं चुनाव में लोग इतने चालाक हो गए, जब ये हम आंदोलन चला रहे थे तो उस समय साथ नहीं लगे। साथ छोड़ दो जी। आज एक विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी ये कह रहे थे हमें बुला लिया कह रहा जाएगा। था कि संविधान को कोई नहीं हटा सकता, जी। कि पहले ये कह रहे थे आरक्षण हट रहा है 2010 और 11 में जी। अब ये कह रहे संविधान हट रहा है, कि संविधान को कोई, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं नंगा करूंगा। जी किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं एक विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 प्रकोष्ठ की। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ना तो संविधान को कोई हटा सकता और ना आरक्षण के बारे में भी ये गलत जानकारी दे रहे थे, ना आरक्षण को कोई हटा सकता और राजरत्न बाबा साहब अंबेडकर का पोता ही नहीं है। यही लोग आज ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। ये देखिए कितने चालाक लोग हैं। जब तक ये मुद्दा जनता का नहीं था, इसको जनता का मुद्दा बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत हमारे साथियों की, बाबा साहब के पड़पोते राजरत्न अंबेडकर और बामसेब के कुछ हमारे साथियों की मेहनत है जो ये मुद्दा बना है पूरे देश में। चले गए आप तो, चले गए 100%, चले गए आप तो 100% मुद्दा आपको बुना कोई और ले गया। हाँ देखिए, हमारे जैसे ही ये कार्यक्रम हुआ, क्या आपके साथ ये होता है? आपके भाग्य में ये लिखा होता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। और क्या है? जिन लोगों के हाथ में ये देश है जी वो अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन आदमी क्या कर सकता है, जी कौन रियल लीडर है और कौन दलाल और भड़वा है। तो जो हमारे समाज में रियल लीडर होता है वो उसको कभी नहीं आने देते सामने। आप गाली दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं जो काशीराम जी ने किताब लिखी चमचा युग, उसे पढ़ लो। जो बाबा साहब के साथ हुआ कि बाबा साहब हमारे रियल लीडर थे, लेकिन उस समय मीडिया ने किसी और को रियल लीडर दिखाया। फिर बाबा साहब के बाद काशीराम जी आए, वो हमारे सच्चे नेता थे, रियल लीडर थे, लेकिन इस देश के मीडिया ने लीडर किसी और को दिखाया, किसी और को बनाया। आज भी इस देश में रियल लीडर कोई और है और दिखाया किसी और को जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के बाद, जैसे ये कार्यक्रम हुआ, इसके 30 दिन बाद ही सहारनपुर जिले में 3 बड़ी घटनाएं हुई इस पूरे मामले को काउंटर करने के लिए कि संविधान वाला मुद्दा जो है ये पूरे बैकफुट पर आ जाए। लोग जो इधर जुड़े वो इधर न जुड़कर उधर चले जाएं। ध्यान दूसरी तरफ, हाँ, दूसरी तरफ बांटने के लिए कुछ प्रायोजित घटनाएं करवाई गई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत सहनशीलता के साथ। किन घटनाओं की बात कर रहे हैं आप? मैं 2-3 घटनाएं हुई है सहारनपुर में, जैसे सड़क दूधली है, और 2 का मैं नाम नहीं बताना चाहता जानबूझ करके, लेकिन सड़क दूधली भी इनमें से एक थी। ये सब हमारे कार्य उस बात को पूरा ये मामला जो सहारनपुर से आप जो कहना चाह रहे हैं, जो कुछ घटनाएं होती है प्रायोजित होती हैं। घटनाएं तो सब प्रायोजित होती हैं। विनोद तेजान जी इस बात के लिए पूरे विशेषज्ञ है कि ये घटनाएं घटनाएं 99 बताने के लिए पूरे विशेषज्ञ हैं। 99। चलिए एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है। अभी आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय संविधान को देश को सौंपा, या महामहिम या राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब सोचा तो उन्हें यह भय था कि संविधान गलत हाथों में जाएगा और असुरक्षित है और संविधान बदलने का खतरा। किन लोगों से खतरा उन्होंने बाबा साहब ने उस समय क्या लग रहा था कि इन लोगों से संविधान को खतरा हो सकता है? कौन वो लोग थे? देखिए, एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। आप बात करें 74-75 सालों पर, तब से आपने खतरा बताया कि बाबा साहब के संविधान को खतरा उन्होंने खुद बोल दिया था। देखिए, आजादी के 2 आंदोलन थे देश में जी। एक आजादी का आंदोलन बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फुले चला रहे थे। अंग्रेजों का राज था, महात्मा ज्योतिबा राव। हाँ, मैं कभी भी अपने शब्द नहीं बोलता, मैं महापुरुषों के द्वारा बोला गया और लिखा गया पढ़ने के बाद मैं जी माइक पर आता हूँ। ये गुलामगिरी है जी। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने लिखी है जी। इन्होंने खुद इस किताब में ये लिखा है जी, विद प्रमाण कि अंग्रेज हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। अंग्रेजों के रहते रहते वो अंग्रेजों को ऐसा क्यों करे? क्योंकि ज्योतिबा फुले जी सत्य शोधक समाज बनाकर आंदोलन चला रहे थे जी। उनके आंदोलन का संज्ञान अंग्रेज ले रहे थे जी, और वो भारत की जनता को अधिकार दे रहे थे, क्योंकि ज्योतिबा फुले जी का आंदोलन भारत की जनता को अधिकार दिलाने का आंदोलन था। दलित शोषितों के लिए मैं दलित शोषित की बात छोड़ दो, ये भी एक बहुत बड़ा गुमराह कर रखा लोगों को जी। इस देश की किसी महिला को कोई अधिकार नहीं था, महिला चाहे ब्राह्मण के घर की थी या बनिया के घर की थी या राजपूत, किसी महिला को कोई अधिकार नहीं था। सर्व समाज के लिए काम किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, पूरे देश के लिए काम कर रहे थे ये भी और बाबा साहब भी जी। जो लोग, तो 2 आंदोलन थे, एक इनका आंदोलन था, इनके स्वर्गवास, इनके जाने के बाद इस दुनिया से उस आंदोलन की कमान बाबा साहब ने अपने कंधों पर ली जी। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के रहते रहते भारत की जनता देश में आंदोलन खड़ा कर दे और अंग्रेजों से अधिकार ले ले। अगर कहीं अंग्रेज चले गए और ये देश बीच में कड़ी आ गई बीच में, अगर ये देश फला फला लोगों के हाथ में चला गया, उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए किताब को, तो आप और आपकी संतानें हजारों साल तक इस देश में रोती रहेंगी, पीटती रहेंगी,
लेकिन उनको कोई अधिकार इस देश में मिलने वाला नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि इनके रहते रहते इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा, और ये बात उनको इतना ज्यादा, जो उनका जीवन का अनुभव था स्कूल में बैठने का, गाड़ी में से उतारने का, वो सारी बातें टैली हुई। तो बाबा साहब ने, उस समय बाबा साहब पीएचडी कर रहे थे, जो पीएचडी 8 साल में होती है वह बाबा साहब ने 2.5 साल में पूरी करी, रात दिन पढ़ाई की, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं अंग्रेज हमारे जाने से पहले न चले जाए, तो हम अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखेंगे और अधिकार लेंगे। तो ज्योतिबा फुले जी एक्सपायर हो चुके थे, 1 साल बाद बाबा साहब पैदा हुए। उन्होंने इस किताब को पढ़ा और इस किताब को अपने आंदोलन की ग्राउंड तैयार करके उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन 2 हो गए, एक आंदोलन गांधी जी का था, एक आंदोलन ज्योतिबा फुले का था। गांधी जी के आंदोलन की कमान गांधी जी से पहले बाल गंगाधर तिलक के हाथ में थी जी। तिलक के जाने के बाद गांधी जी के हाथ में आई, ज्योतिबा फुले जी के जाने के बाद बाबा साहब के हाथ में आई जी। तो आंदोलन 2 हो गए। तो बाबा साहब ने जब आंदोलन खड़ा किया तो अंग्रेजों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया। बाबा साहब की टीम बन गई। टीम में एक जाट समाज के नेता थे सर छोटू राम, वो इस आंदोलन में बाबा साहब के साथ खड़े हो गए। एक बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा जब देश का विभाजन हुआ, तो वो बाबा साहब की टीम में खड़े हुए। ये दूसरे मौलाना शौकत अली थे, ये बाबा साहब के साथ खड़े हुए। और इन सब लोगों के ऊपर जो सर पे इनके हाथ था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहू महाराज का था जी। तो साहू महाराज ही इनको सब कुछ पीछे से मैनेज करते थे कि अंग्रेजों से जाओ बात करो। और साहू महाराज बैकवर्ड के थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते थे। तो ये आंदोलन सही मायने में जो जिसको आज पिछड़ा कहते हैं लोग, आंदोलन उनका था, लेकिन बाबा साहब अपने कंधों पर लेकर इस आंदोलन को चला रहे थे। ये आंदोलन दलित का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन शोषित का आंदोलन नहीं था, ये भारत के मूल निवासियों का आंदोलन था। भारत की जनता जिन्हें बाबा साहब ने ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, माइनॉरिटी कहा है, ये उन सब का आंदोलन था। तो इन लोगों की मेहनत रंग लाई, इन्होंने मजबूर कर दिया। चूंकि दो आंदोलन क्या थे, एक आंदोलन था अंग्रेज भारत छोड़कर चला जाए और सत्ता हमें दे दे, और ये जो बाकी के लोग हैं इन्हें हम बाद में देख लेंगे। बाबा साहब का और उनकी टीम का आंदोलन क्या था कि ये जो भारत की जनता है, अंग्रेज को तो देश छोड़कर जाना ही जाना है, लेकिन अधिकार पहले दिए जाएंगे और वो सब लिखित में गारंटी होगी। तो लिखित में गारंटी है संविधान, लिखित में गारंटी है संविधान। तो इस संविधान के अंदर क्या हुआ कि इस संविधान में आपको वोट का अधिकार मिल गया। इस संविधान में आपको आज चाहे बच्चा वाल्मीकि का हो, बच्चा चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी का हो, बच्चा चाहे सैनी का हो, चाहे मौर्य का हो, एससी का हो, सब लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल गए। देश 6,500 जातियों में बटा हुआ था। बाबा साहब ने उसको 2 वर्गों में विभाजित किया। 6,500 वर्गों में टूटे हुए भारत को जातियों में 2 उसमें लेकर आए बाबा साहब वर्गों में। एक का नाम फॉरवर्ड रखा, एक का नाम बैकवर्ड रखा। बैकवर्ड में से ही बाबा साहब ने एससी को निकाला, बैकवर्ड में से ही एसटी आए, बैकवर्ड में से ही ओबीसी आया, और बैकवर्ड में से ही कुछ लोग जो सिख बन गए थे, ईसाई बन गए थे, बुद्धिस्ट दूसरे उसमें चले गए, उनको माइनॉरिटी कहा। यानी 2 वर्गों में इन सब वर्गों की फिर हिस्सेदारी तय कर दी। जैसे एससी के लोगों को बाबा साहब ने उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी। आर्टिकल 341 से पहले बाबा साहब ने 3887 जाति ओबीसी की डिफाइन करवाई अंग्रेजों से, और 1932 में जनगणना कराई देश में। ठीक है ना, आप कह रहे अंग्रेज जनगणना कर रहा है 1932 में, और हम कह रहे संविधान लागू है। अगर संविधान लागू है तो आर्टिकल 340 जो ओबीसी के पक्ष में लिखा हुआ, और ओबीसी के बड़े बड़े नेता हैं ये कहते हैं हम ये करवा रहे हैं, वो तीर मार रहे हैं, ये जातिगत जनगणना करवा दो। बाबा साहब ने तो अंग्रेजों से करवा दी थी 1932 में, दबाव बनवा करके पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया था। आज ये लोग 74 सालों में इस देश में जानवरों की गिनती करते हैं। इस देश में गाय भैंसों की गिनती हो रही है, इस देश में सबकी गिनती कर रही। शेर कम हो गए, देश के प्रधानमंत्री जी शेर छुड़वा दिए भाई, शेर कम होगी, लेकिन जातीय जनगणना नहीं करते। क्यों नहीं करते? उससे भय ये रहता है कि भाई अगर कहीं पिछड़ी जातियों को ये पता लग गया हमारी संख्या ज्यादा है, तो जो 3% वाले लोग हैं फिर उनका राज कैसे चल रहा है। तो इसलिए ये लोग इन सब चीजों को नहीं करते। मानने वाली की बात सामने आ जाती है। हाँ, तो सवाल ये उठता है संविधान कहां से लागू है? संविधान लागू हो कहां रहा है? संविधान में तो बाबा साहब 1949 में धारा 340 ओबीसी के पक्ष में लिख कर गए, इस पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? और अगर थोड़ा बहुत काशीराम साहब के आंदोलन से जब उन्होंने साइकिल रैली चलाई, बोट क्लब पर रैली की, और जनता दल के 2
टुकड़े हो गए, चौधरी देवीलाल काशीराम साहब के साथ खड़े हो गए और बोट क्लब पर नारा लग गया कि लाल किले से बोल लेगा और ताऊ पूरा तोड़ लेगा, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जाकर के वीपी सिंह जी ने दबाव में, काशीराम साहब के दबाव में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, क्योंकि रामविलास पासवान और शरद यादव ने वीपी सिंह जी को समझाया कि अगर ये रिपोर्ट लागू नहीं की गई तो काशीराम जी के पक्ष में पूरे देश में माहौल बन जाएगा, और देवी अब जाट भी इनके साथ खड़े हो गए। तो ये रिपोर्ट लागू हुई। मैं वीपी सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कम से कम ओबीसी को न्याय दे दिया, जो संविधान में हिस्सेदारी थी। बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन ओबीसी के लोगों को गुमराह करने के लिए इन लोगों ने रामलला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे, ये आंदोलन खड़ा कर दिया तुरंत। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन पर फैसला आया, क्योंकि वीपी सिंह जी ने जो रिपोर्ट लागू की पार्लियामेंट में पास करवा के, इंदिरा साहनी नाम की एक केरल की एक ब्राह्मण महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई कि ये आरक्षण इन्हें पिछड़ों को गलत दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ गया 16 नवंबर 1992 को। तो जैसे ही ये फैसला आया तो इन लोगों को ये लगने लगा कि भाई 10 करोड़ नौकरियां हैं, अब ये 10 करोड़ नौकरियां मिलनी पिछड़ी जातियों को हो तो घर घर में इनके बच्चे अफसर हो जाएंगे। अगर पिछड़ों के बच्चे अफसर भी हो जाएंगे, इनके डीएमएसपी होंगे, तो कल ये डीएमएसपी ये सोचेंगे अपने दिमाग में कि यार सीएम और पीएम भी हमारा होना चाहिए। तो इनके दिमाग में ये बात ना हो तो इन्हें धर्म की तरफ ले चलो। तो इन्होंने नारा दिया कि मंदिर हम बनाएंगे और रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो जिन पिछड़ों को लड़ना चाहिए था इस बात के लिए कि बाबा साहब ने हमारा हिस्सा तो 52% लिखा है, तो हमें 27 क्यों दिया जा रहा, वो लड़ रहे थे मंदिर के लिए। इस चक्कर में 10 करोड़ नौकरी आपकी कोई और लोग खा गए जो आप सबका हिस्सा इस देश में ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है संविधान के साथ तो लगातार धोखाधड़ी हो रही है, पर धोखाधड़ी जो हो रही है, जो विपक्ष है, इन लोगों को मान लीजिए संविधान के साथ धोखाधड़ी, तो आंदोलन खड़ा होना चाहिए ना भाई। चुनाव के दौरान आकर के केवल कहा जाके संविधान खतरे में है, ठीक है, आप इसको भी मैं सही मान रहा हूं कि कम से कम वो जगा तो रहे, कम से कम लोगों को बता तो रहे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे वोट भी हमारा लेना चाहते हैं और एक शब्द नहीं बोलना चाहते कि संविधान खतरे में, वो तो बता भी नहीं रहे। पर ज्यादा अच्छा रहता कि ये लोग जब मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो कभी एमएलए और एमपी नहीं रहा, जो मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को 2013 से ये पता है कि संविधान खतरे में है, तो इन लोगों को नहीं पता ये इतने बड़े बड़े पदों पर रह लिए कि संविधान खतरे में है। अगर खतरे में है तो आंदोलन खड़ा करो, उसको बचाने का अभियान चलाओ। एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि हालांकि विपक्ष ने जो है भले वोट लेने के लिए यह यूं कहा है कि भय दिखाकर संविधान का संविधान बदला जा सकता है, इसके लिए चुनाव के दरमियान जो संविधान बचाओ की एक मुहिम छेड़ी है। लेकिन 2013 में जैसा आपने बताया था, अभी आपने इंगित भी किया कि हमने बड़े बड़े जो रैलियां की हैं संविधान बचाने के लिए, जो संविधान बचना चाहिए, संविधान को खतरा क्या है आखिर? देखिए सुरक्षित कैसे है? सवाल ये कि संविधान की सुरक्षा में भेद क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो जो बातें आपके सामने रखी, इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि संविधान पर खतरा क्या क्या खतरे हैं। नहीं, आप डायरेक्टली बता दीजिए। समझने का प्रयास ना किया, समझने का प्रयास, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। पता क्या, आज चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल जी भी एक किताब हाथ में लेके संविधान के कहते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान बदला जा सकता है। बाबा साहब, मुझे नहीं लगता कि ये बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर होगा कि जो उसको बदलने की आवश्यकता है या उसको बदला जा सकता है। लेकिन चूंकि आपने जो 2013 में जब इतने बड़ी रैली की थी, कई सारी आपने रैली की है, लोगों को जगाने का काम किया, 100 से ज्यादा जनसभा, आप बताते खतरा क्या है आखिर? भेद कैसे हो सकता है? देखिए इस संविधान की बदौलत अनुज जी, अगर आप संविधान से पहले चले जाएं तो पूरा देश झोंपड़ी और छान में था। संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं, संविधान को क्यों ये खत्म करना चाहते हैं? जो बदलाव आया संविधान के, संविधान कमजोर नहीं है बाबा साहब का, कमजोर हम लोग हैं जो भारत की जनता है। हमारे दिमाग में इन्होंने आडंबर और पाखंड बिठा रखा कि हमें तरक्की वहां से मिली, जबकि हमारे बड़े भी यही थे। मेरा बाबा और पड़ बाबा मेरे से 10 गुना ज्यादा काम करता था, लेकिन वो छान और झोंपड़ी में था। मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, और सबकी यही स्थिति थी इस देश में। तो संविधान इतना ताकतवर है कि आज इस संविधान, ये संविधान 26 नवंबर 1949 को इनको दिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जो छान और झोंपड़ों में थे, संविधान लागू होने के बाद वो आज कोठियों में पहुंच लिए। ये संविधान का बदलाव है, ये संविधान की बदौलत बदलाव है, हिस्सेदारी मिली है लोगों को। दूसरा, हर तरीके की आजादी होगी संविधान के अंदर।
व्यक्ति अपनी पसंद का कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है। आज आप पत्रकार हैं, जबकि पढ़ने का काम संविधान से पहले केवल ब्राह्मणों के पास था, पढ़ाने का काम केवल ब्राह्मणों के पास था। राजपूत और बनिया पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं सकता था। संविधान से पहली बात कर रहा हूं। इस देश की महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाया जाता था, आज वो सारा अपराध घोषित कर दिया। आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने लिख दिया बलि प्रथा इस देश के अंदर थी, गंगा दान प्रथा थी, पहले बच्चे को गंगा में नदी में फिकवाते थे कि नहीं तो बाद के सारे मर जाएंगे। बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में इसको जीरो घोषित कर दिया। ये अपराध हो गया कि अगर इस तरीके के कोई पाखंड और अंधविश्वास करेगा, किसी की बलि देगा, किसी को सती बना करके मारेगा, तो ये सब अपराध है। तो संविधान से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये जो एससी के लोग हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये जो ओबीसी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग तरक्की कर रहे हैं। और ये लोग तरक्की करते करते अभी तक तो हमने इनका मूर्ख बना के इन्हें वोट की कीमत पता नहीं चलने दी। अगर कल कहीं इनको वोट की कीमत का पता लग गया और इन लोगों ने इस देश में इस वोट के दम पर अपना लीडर तैयार करके इस देश में अपनी सरकार बना ली, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जब तक ये वोट की कीमत इनके दिमाग में आए, जब तक ये यहां तक सोचे, उससे पहले पहले इस संविधान को खत्म कर दिया जाए। और संविधान को जो लोग ये कह रहे आज भी कि संविधान खत्म नहीं हो सकता, और पहले भी बोल रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूं संविधान ये खत्म नहीं हो रहा। क्या हमारी हिस्सेदारी जो संविधान में थी, जो सरकारी नौकरियां थी, वो सब प्राइवेट की जा रही है, ये संविधान ही तो खत्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? संविधान तो हमें कहता है जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा। ओबीसी का 52%, एससी एसटी का 22.5%। ठीक है ना? सरकारों को इजाजत दे दी, जनगणना जातीय जनगणना कराओ, जिसका जितना बैठता है सरकार उसको दे सकती है, सरकारों को अधिकार है। लेकिन ये लोग जिनसे इस संविधान को खतरा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो हर सरकारी चीज को प्राइवेट कर रहे हैं। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, देश के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट में वो जिसके पास वह फैक्ट्री होगी, जिसके पास शुगर मिल होगी, जिसके पास कोई भी बड़ा इंडस्ट्री होगी, वो आपके बच्चों से, इंजीनियर से 15 और 20 हजार में काम करवाएगा। सरकारी विभाग में वही हमारा और आपका बच्चा इंजीनियर 1 लाख और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। वो प्राइवेट होने पे हमारा जो मजदूर भाई है वो 12-12 और 14-14 घंटे पहले भी काम करता था। इस संविधान से पहले बाबा साहब ने उसको 8 घंटे कर दिया था। अब उससे फिर 12 घंटे काम लिया जाएगा और 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये संविधान ही तो खत्म हो रहा है। दूसरा, इस देश में लिबरलाइजेशन हो रहा है। इस देश में लिबरलाइजेशन के नाम पर क्या हो रहा है? बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उनको इस देश में लाया जा रहा है, मॉल बड़े बड़े खोले जा रहे हैं। हमारे किसानों का आलू 2 रुपए किलो खरीद करके 100 रुपए किलो चिप्स बनाकर बेची जा रही। तो जो बाहर की कंपनियां को लाया गया, एलपीजी लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव ये 5,500 से ज्यादा कंपनियां भारत में लाई थी, जो प्राइवेट बाहर की कंपनियां देश में काम कर रही हैं। तो इससे जो यहाँ का लोकल आदमी है, उस जो कारोबारी है यहाँ का, उसकी इनकम घटेगी, क्योंकि कारोबार बड़ा इनके पास जा रहा है, जो कंपनी आ गई उदारीकरण के नाम पर। दूसरा, जो प्राइवेटेशन है, प्राइवेटेशन के नाम पर हर सरकारी चीज को ये प्राइवेट कर रहे हैं। मैं संविधान बता रहा हूं कैसे कैसे खत्म हो रहा है। नौकरियां सारी, भाई आईएएस से बड़ा एग्जाम भी कोई हो सकता है क्या? आईएएस का एग्जाम में कितने बच्चे मेहनत करते हैं आईपीएस में और आईएएस में, और ये आईएएस भी लिटरल एंट्री से कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से। 300 से ज्यादा आईएएस इन्होंने अब तक, मोदी सरकार ने अब तक जो है देश में डायरेक्ट लिटरल एंट्री से बना दिया कि जी एक्सपर्ट लोग है, इन्हें बना दो। भाई आप टेस्ट से बनाओ ना। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन, किसानों का जो पूरा आंदोलन है, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, यानी निजीकरण इन्होंने कर दिया, उदारीकरण इन्होंने कर दिया। अब अगला जो तीसरा चरण है, जिसको मोदी सरकार पूरा करना चाह रही थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं पंजाब के सिखों को, हरियाणा के जाटों को और पंजाब के जट सिखों को और अपने एससी के भाइयों को, कि इन लोगों ने दिल्ली आकर के बड़े आंदोलन को इसको चलाया और 800 से ज्यादा इनके लोग शहीद हुए, लेकिन इन लोगों ने जमीनों को बचा ली, क्योंकि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत किसानों की जमीनों को ही पूंजीपतियों को देने की तैयारी है। यानी किसान उस जमीन पर बस काम करेगा पहले की तरह, आजादी से पहले, लेकिन बताएगी कंपनी के बोना क्या है। यही तो ग्लोबलाइजेशन है। तो ये जो मोदी जी जो सारा एक लागू कर रहे हैं, इसको 1991 में इस कानून को पास करने का काम
नरसिम्हा राव जी ने किया था। आज वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं धीरे 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 धीरे। इसलिए मैं कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं मान रहा हूं कि कोई ये बड़ा परिवर्तन होंगे। ठीक है, संविधान के नाम पर ये देश की जनता का वोट ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी देश की जनता का दुर्भाग्य है कि वो अपना नेता नहीं चुन पा रहे, वो अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाने का काम कर रहे। और इसलिए ये जितनी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, संविधान को तो 100% खतरा है। और जी, मैं सूक्ष्म शब्दों में एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से देश में संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद बढ़ते गए हैं, सूक्ष्म परिवर्तन होता रहा है, क्या ये परिवर्तन नहीं है या पूरा का पूरा संविधान मूल चूल बदल के एक साइड रखा जा सकता है? ऐसी कोई नियत जिन लोगों पे आरोपित किया जा रहा है संविधान खत्म करने का, उन लोगों की हो सकती है कि आपको लग रहा है? देखिए, मैंने संविधान पर आप पे चर्चा की, संविधान से पहले भी कोई संविधान होगा। जी बिल्कुल, हाँ, ये तो हमेशा रहता ही है। नहीं, संविधान से पहले भी कोई सभ्यता चलती है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ जी। इस संविधान से पहले और अंग्रेजों के आने से पहले भी इस देश में संविधान था जी। जो कमाल की बात तो यह 650 साल के मुगलों के राज में भी वही लागू था। और उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति का मतलब है जो व्यक्ति जिस जाति का है वो केवल उस जाति से जुड़ा हुआ काम करेगा। अगर सैनी है तो वो केवल साग सब्जी बोने का काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। ये मनुस्मृति है, ये कानून इस देश में था। इसको हटाकर कहीं तो संविधान आया, इसी के लिए तो हमारे बड़ों ने इतना बड़ी साधन दी कर सकता है। हाँ जी, तो ये उस कानून को इस देश में लाना चाहते हैं, समता के आधार है बाबा साहब के संविधान का, ये उस कानून को इस देश में लाना चाहते हैं। आरएसएस की मंशा उस कानून को धीरे धीरे मनुस्मृति दोबारा लागू करने का, दोबारा लागू करने की तैयारी है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, जब हिंदू राष्ट्र की हो जा रहा है भारत, तो फिर क्या मनुस्मृति में क्या आपत्ति है? हिंदू राष्ट्र क्या है? नहीं, तो आप बताएंगे ना। हाँ, मैं तो सवाल है कि वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, अभी मोदी जी ने कहा कि विकसित होना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जिस तरह नारा दिया जा रहा है और आपने मनुस्मृति रख दी है बीच में, और फिर कह रहे हैं कि ये संविधान को खतरा है। ये हिंदू जिस तरह से मुसलमानों का कानून कुरान और हदीस है, ईसाइयों का कानून बाइबिल है जी, बुद्धिस्टों का कानून त्रिपिटक है जी, ऐसे ही हिंदू का कानून मनुस्मृति है जी। और ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। और हिंदू, हमें तो ये हिंदू बोलते हैं जी, और अपने आप को क्यों नहीं बोलते हिंदू? हम हिंदू बोलते हैं। आरएसएस के लोग अपने आप को हिंदू कभी नहीं बोलते। नहीं, वो क्या बोलते हैं फिर? अब वो तो ब्राह्मण बोलते हैं। ये जो सिगुफा इस देश में चलता है, ये ब्राह्मण ही तो चलाते हैं हिंदू का। हिंदू शब्द जो है ये मुगलों के द्वारा दी गई एक गाली है जो इन्हीं लोगों ने हमें दिलवाई है मुगलों के साथ बैठ करके। ये शब्द ना तो हिंदी का शब्द है हिंदू, ना ये उर्दू का शब्द है, ना ये अंग्रेजी का शब्द है, ना ये पंजाबी का शब्द है। भारत की जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं ये उनका भी शब्द नहीं है हिंदू। तो अब सवाल उठता है, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं फिर किसका शब्द है? ये हिंदू है क्या मामला? तो हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है, और पर्शियन भाषा में हिंदू का मतलब गुलाम होता है। तो ये लोग इस देश को जब कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये इसे गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और मनुस्मृति लागू हो जाएगी, एक वर्ग को अधिकार हो जाएगा, तो जब बाकी जनता को अधिकार नहीं है, जिसे अधिकार नहीं होता वो गुलाम, तो ये गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन हिंदू की जो आपने परिभाषा दी है, हिंदू की परिभाषा कहने का ये फारसी भाषा में जो है सिंधु पार, ये जो नदी है उसको जो है पार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जो है सिंधु पार, को जो है फारसी भाषा में है शब्द कह के उच्चारित किया जाता है। तो वो शब्द जो है, अब हमने भी जो जानकारी, चलो हमारा विषय जो है हिंदू और हिंदू नहीं है, हिंदू तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा विषय संविधान है। जिस प्रकार से विपक्ष सामने रख के जो है, चलिए मैं आपको पुस्तक दिखा के सामने ला रहा है कि जो क्या एक सवाल है अभी, चूंकि अभी नहीं, मैं पहले ये हिंदू शब्द क्लियर कर दूं। दयानंद सरस्वती इस देश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हुए हैं 1875 में जी, दयानंद सरस्वती जी। और इन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के पूरे आंदोलन को खत्म किया। उनका आंदोलन सत्य शोधक समाज का था। इन्होंने सत्य शोधक समाज को खत्म करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। तो इन आर्य समाज के इन संस्थापक महोदय ने एक किताब लिखी है, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा हिंदू शब्द क्या है। 1875 में किताब लिखी गई, इस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो उन्होंने खुद लिखा है कि हिंदू शब्द
मुगलों के द्वारा दी गई एक गाड़ी है और हम इसे धर्म के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर रहे के। आर्य आर्य उन्होंने कहा कि हम आर्य हैं, हिंदू हैं ही नहीं। हम तो मैंने भी पढ़ा है उसको जो है। हाँ। लेकिन भाषा का तो लेकिन आज मैं बता दूं आपको, मैंने सत्याग्रह प्रकाश का जिक्र नहीं किया। आप भाषा की बात कर रहे थे, मैंने भाषा का जिक्र किया है। आपने खुद माना भाषा कहती है कि जो सिंधु से बोलने वाले वो ऐसा है। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी इन्होंने कहा, बोल दिया था कि जी ये तो जो है वो धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं। कैसा हमारा सुनो भाई, इनके पास एक प्रेस है, रामचरितमानस में जो लिखा हुआ मौर्य जी ने बोल दिया। मौर्य जी से पहले उस बात को बोलने का काम चंद्रशेखर यादव जी हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने किया था। उन्होंने बोला था, मौर्य जी ने तो उनकी बात कही थी। असल में अगले ही दिन विनोद जी नई किताब छाप कर ले आएंगे जिसमें तो विनोद जी वो आदमी झूठ बोलने लगे, उसको कहां जवाब। तेजन साहब जी, हिंदुस्तान जाए या कहा जाए भारत या इंडिया कहा जाए, एक आस्थाओं का देश है, भावनाओं का देश है। यहाँ पे ये थोड़ी सी टिप्पणी हो जाएगी, तमाम लोग जो इस बात को लेकर आते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ हो गया, हमारे वो तमाम लोगों के लिए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म से रहा हो, लेकिन हमारा विषय तो संविधान पर है। अब जिस प्रकार से विपक्ष कहा जाए, राहुल गांधी साहब जी जिस प्रकार से हाथ में संविधान लेके घूम रहे हैं और संविधान की दुहाई दे रहे हैं इस चुनाव में, क्या आपको लगता है कि उसका माकूल असर वोट के रूप में जब पड़ने वाला है, या कहने के भाजपा को कब्जा करने के लिए जो संविधान सामने सगुफा लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी, उसका लाभ विपक्ष को मिलने जा रहा है वोट के रूप में? देखिए, संविधान राहुल गांधी जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और राहुल गांधी जी वोट मांग रहे हैं, वो संविधान दिखा के वोट मांग रहे हैं, गांधी जी के साथ संविधान दिखा के वोट मांग रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी के उनका हृदय परिवर्तन हो गया है वोट मांगने के लिए, संविधान दिखा के। वो संविधान ले, यानी संविधान में उनकी इतनी आस्था है। बाबा साहब तो उनके पास मुद्दा क्या था चुनाव में? मैं ये कह रहा हूँ, उनके पास मुद्दा क्या था? उन्होंने मुद्दा ढूंढ लिया। 400 पार का मतलब ये लगा कि इस बार 400 पार आएगा, संविधान बदला जाएगा, तो उन्होंने संविधान हाथ में उठा लिया। संविधान के प्रति आगाध आस्था है कि उनकी? ये ऐसा नहीं, जो हमने ये अब तक का बताया, सारी चर्चा की, इसके साथ साथ आप ये देखिए, अनंत कुमार हेगड़े केंद्रीय मंत्री का बयान आया था कि हम तो आए ही संविधान बदलने। तो राहुल गांधी जी की शंका, अखिलेश यादव जी की शंका, बहुत सारे लोगों की ऐसे नहीं है ये, इसमें सच्चाई भी है। अनंत कुमार हेगड़े केंद्रीय मंत्री थे, बाद में उनको मंत्रिमंडल से भी हटाया गया था और उन्होंने बयान दिया था कि हम तो आए ही संविधान को हटाने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने ये हरियाणा वाले, उन्होंने बयान दिया कि संविधान हटना चाहिए और गीता इस देश में लागू होनी चाहिए, गीता के आधार पर देश चलना चाहिए। उनका बयान आया। ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है ना? व्यक्तिगत नहीं हो सकती। वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके जब आदमी बयान दे रहा, फिर इसको आप व्यक्तिगत नहीं कह सकते। इस्तीफा दो, उसके बाद माओ मैदान में बोलो जो बोलना है। आप संवैधानिक पद पर बैठ करके गैर संवैधानिक बात कर रहे हो। देखिए, ये तो जनता इस देश की बोली है, वरना संविधान के खिलाफ एक शब्द बोलना देशद्रोह। ऐसा आदमी तो अंदर होना चाहिए जो संविधान के खिलाफ बोल रहा। मुझे लगता है कि संविधान के प्रति कोई मजाक नहीं होनी चाहिए। आस्थाओं का, संविधान के पद पर बैठकर आप संविधान को हटाने की बात करते हो और संविधान मेरा व्यक्तिगत भी यही है कि हम जो संविधान के प्रति आगाध आस्था रखें, तीसरा सम्मान करें और उसको जब परिपालन भी करें। तीसरा, अभी हाल की घटना, देश के माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार का अंग्रेजी के अखबार में बयान आया कि संविधान बदलना चाहिए और संविधान को बदला जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या साबित करती हैं? दूसरा, इनके अलावा किस किस संत और गुरु का नाम बताऊं जो अपने यहाँ इनमें सत्संगों में और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन और कथाओं में कहते हैं कि संविधान सही नहीं है? किस किस के नाम बताऊं? मैं चूंकि संविधान पर चर्चा कर रहा, मैं धर्म पर जाना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो इसी काम पर लगा रखे हैं कि संविधान के खिलाफ माहौल दिमाग थोड़ा सा लोगों को बदल दीजिएगा, धर्म के आधार पर बदल दीजिएगा, भावनाओं के आधार पर बदल दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस बात से संविधान को सामने लाके चुनाव में कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क शायद, अगर ये लोग चुनाव के दौरान वोट मांग रहे हैं, लाभ तो इन्हें इसका बहुत ज्यादा मिलने जा रहा पूरे विपक्ष को, गठबंधन को। बड़ी बात, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। काश अगर ये ऐसा आंदोलन का रूप दे देते 2 साल पहले और इसके ऊपर ये रैलियां रखते, संविधान बचाओ देश बचाओ रैली, संविधान बचाओ देश बचाओ सभा, काश ये 2-3 साल इसको चला लेते इस देश में, तो आज बड़ा बदलाव सामने। तो आज 400 ये लेकर आते, आज 400 ये लेकर आते, नारा उनका होता लेके आते। लेकिन जी बताइए, फिर भी केवल संविधान दिखाने से ही फिर भी इनको लाभ हो रहा है, लाभ हो जाएगा। चलिए, एक अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि क्योंकि चर्चा भी लंबी हो गई हमारी, अंतिम सवाल ये है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि संविधान वास्तव में खतरे में है,
ये एक चुनावी विषय हो सकता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए चुनाव सामने लिया, वोट लोगों के दिमाग में वो बात आ गई, लेकिन संविधान को बचाने के लिए आखिर किस प्रकार के कोई आंदोलन की जरूरत है या कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जो हमारा बाबा साहब का संविधान है? क्योंकि जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय रहा है और तमाम निर्माता सभा उसमें जो है उन्होंने काम किया है बाबा साहब ने, या तमाम लोगों ने, इस देश का संविधान सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। हमारा संविधान जाया ना हो जाए, सुरक्षित कैसे किया जाए, इसका क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इसका सबसे बड़ा है जनता जागरूक हो। हमने आपको ये किताब दिखाई गुलामगिरी, इस देश की जनता इस किताब को पढ़ ले, दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी। मैं नहीं कहता हजारों ग्रंथ होंगे, लेकिन देश की जनता के लिए ये 2 किताबें हैं। एक बाबा साहब की, इसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो हिंदी वाली मैं आपके हाथ में ले रहा हूं, अपने हाथ में, ठीक है ना, जाति का उन्मोचन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस किताब को पढ़कर कांशीराम जी ने आंदोलन खड़ा किया था। इस किताब को अपने आंदोलन की ग्राउंड, ये उसका ग्राउंड बेस थे, ये थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने लिखी। ये ज्योतिबा फुले जी ने लिखी। मैं जवाब बता रहा हूँ संविधान बचाने का। ये दोनों किताब घर घर में पढ़ी जाए, देश की जनता जागरूक हो जाएगी और संविधान अपने आप बचेगा तो है ही, लागू भी हो जाएगा। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जनता बचाएगी जागरूक होने के बाद, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह की आपने किताबों का जिक्र किया, आप आंदोलन का जिक्र किया है, क्या इस तरह की किताबें जो आपने सामने रखे, गुलामगिरी रही है या अम्बेडकर साहब की जो दूसरी किताबें, जाति का संपूर्ण किसान, तो ये क्या आपके द्वारा या आपके जो मिशन है उसके द्वारा जो लोगों को प्रोवाइड भी कराई जा रही है इस तरह की किताबें? देखिए, मेरा ये मानना है कि फ्री में कभी भी कोई चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। बाबा साहब, चूंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भगत नहीं है। भगत का मतलब, जैसे मैं आपको हिंदू का अर्थ बताया, भगत का मतलब होता है गुलाम। नहीं, भगत अनुयायी का अगर बिना ना समझे तो पेदों को समझेंगे, पता है। हाँ, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति लालच दे करके, लालच नहीं होना चाहिए, किताब का भी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। भाई किताब कितनी, 50-100 रुपए की किताब हो, शिक्षा अनमोल है। हमारा काम बताना, ये किताब है, इसमें लिखा हुआ, तो किताब खरीदो और किताब खरीद करके सब लोग उसको पढ़ो। मान लो एक आदमी किस किस को किताब दे सकता है, आप हमारे मित्र, हम आपको किताब दे सके, 10-20 लोगों को और को किताब दे सकते हैं, इतना ही तो कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो आप ऐसे देने में तो खरीद लूंगा। नहीं, आपको तो मिल ही जाएगी, आपको तो दे ही देंगे। चलिए, एक पोस्ट चर्चा करने के लिए और तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए, बारीकी से चर्चा करने के लिए और संविधान के लिए एक गंभीरता से चर्चा करने के लिए विनोद तेलियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो ये थे हमारे साथ में विनोद तेलियान जी, संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं, बहुत मानवीयता से जो इन्होंने विचार रखे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत। आपको भी, आप जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आप और आपका चैनल, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।